अपूर्वा जी, इस पूरे मामले में अगर आप ध्यान से देखा जाए तो क्या आपको आपको नहीं लगता कि भाई सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पिटीशन की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 के गुजरात कानून के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी एक रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खुला हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि भाई केंद्र सरकार की एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और आप उसके तहत अगर करिए तो ये रास्ता नहीं खुलता। जैसे ही गुजरात के 1992 के कानून का सहारा लिया गया, वैसे पूरा का पूरा रास्ता खुल गया। और इसमें सिर्फ दो ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने एक तरीके से जो सीबीआई है उसने कहा कि नहीं, इसमें बिल्कुल किसी तरीके की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। दूसरे सिविल जज साहब हैं जिन्होंने कहा कि ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा बहुत ही घटिया अपराध है। लेकिन बाकी की जो 4-5 संस्थाएं थी उन्होंने तो कहा कि छोड़ा जाना चाहिए। अपूर्वा जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सर, या तो अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसका रास्ता सर्वोच्च न्यायालय ने खोला। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने अभी ज्ञानवापी में भी रास्ता खोला है, और मैं ये मानता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही साईं बाबा को जेल में बनाए रखने का रास्ता पहले दिन खोला था। जब सुनवाई हुई तब ये कहा जा सकता था कि इसको बिल्कुल नहीं सुना जाना चाहिए और साईं बाबा को फौरन रिहा किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी ये सोचना पड़ेगा कि वह अन्याय के रास्ते क्यों सुझाता है, कि उस रास्ते आप अन्याय कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का रिकॉर्ड इसमें बहुत बुरा है। तो यह बात तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसके बाद यह भी बात की जानी चाहिए कि जिस सीबीआई को काफ़ी महत्व दिया जाता है, पुलिस के किसी भी शब्द को कहा जाता है कि यह ब्रह्म वाक्य है और उसको मान लेना चाहिए, वह सीबीआई मना कर रही थी और अदालत भी मना कर रही थी। उसके बावजूद सरकार ने इन दोनों को खारिज करते हुए यह फैसला किया। तो इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की विशेष दिलचस्पी थी इनकी रिहाई में। वह दिलचस्पी बहुत साफ दिखलाई पड़ती है। तो एक रास्ता खुला और उसके बाद आगे बढ़कर वह उत्साहपूर्वक इनको रिहा किया गया, जबकि कोई भी बहाना लेकर लोगों को जेल में सालों साल रखा जाता है। आप देख ही रहे हैं आज उमर खालिद के साथ क्या हुआ, और ज्योति जगताप के साथ क्या हुआ, फिर साईं बाबा के साथ क्या हुआ, है ना। क्योंकि तो ये बात बहुत स्पष्ट है जो कविता कह रही थी थोड़ी देर पहले, कि यह दरअसल गुजरात के लोगों को बताया जा रहा है। और ये 2002 में उसके बाद जैसे गुजरात गौरव यात्रा के द्वारा बतलाया गया था कि जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ठीक है, और जो लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं वो गुजरात के गौरव को धूमिल कर रहे हैं, इसलिए उनको जवाब दिया जाना चाहिए। तो अपराधियों को रिहा करके यह बतलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये भी लोग कह सकते हैं कि गुजरात के चुनाव अभी आने ही वाले हैं और इसका एक फ़ायदा उठाने की कोशिश है, आदि। लेकिन आपने जो पहला प्रश्न किया था उसका उत्तर मेरा बहुत स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें बच नहीं सकता अपनी भूमिका से। बट अपूर्वा जी, जिस तरीके से पोलराइज एटमॉस्फेयर है, उसमें अगर ये जो गुजरात सरकार की तरफ से जो एफिडेविट देने वाले जो वकील साहब हैं, उनका ये कहना, कि आपको जायज नहीं लगता कि जो लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं दरअसल वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर है, उनका इस पूरे मामले में कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। वो क्यों कोर्ट गए, किस लिए कोर्ट गए, उनका क्या लेना देना है? बिल्किस बानो तो कोर्ट नहीं गई। नहीं, बिल्किस बानो कोर्ट गई ही कैसे थी? अगर आप बिल्किस बानो के 15 साल के संघर्ष को याद करें तो बिल्किस बानो संघर्ष ही कैसे कर पाई? गुजरात के मामलों को जिन्होंने थोड़े भी ध्यान से देखा है वे जानते हैं कि गुजरात में मुकदमे कैसे लड़े गए, कितनी मुश्किल से लड़े गए, और अकेले बिल्किस बानो को यह इंसाफ लेने में कितने लोगों की ने मदद की। बिल्किस बानो को घर बदलने पड़े, बिल्किस बानो को राज्य छोड़ना पड़ा, एक के बाद दूसरी जगह पनाह लेनी पड़ी, उनको अदालत से घर ले जाना, घर से अदालत ले जाना कितनी बड़ी मश्क थी, ये वे लोग जानते हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। तो यह कहना, और दूसरे कि अगर मानवता के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है तो उसमें हर किसी का कुछ न कुछ दांव पे लगा हुआ है, जो उसके पक्ष में है उसका भी, और जो उसके खिलाफ नहीं है वो इंसान है कि नहीं, यह सोचना चाहिए।
हम क्यों इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है, हम ईरान की औरतों के साथ हैं? कोई कह सकता है आपका क्या लेना देना, हम क्यों उनके साथ हैं? यहाँ हमारी आवाज़ का ही महत्व है। लेकिन भारतवर्ष में तो इंसाफ की लड़ाई में हम साथ आ सकते हैं। इसलिए यह कहना कि हमारा कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, यह बात भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत सोची समझी नीति है, जिसमें उसका कहना है कि मानवाधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मानवाधिकार की बात ही षड्यंत्र है। आप किसी के प्रति हमदर्दी नहीं दिखा सकते। किसानों के प्रति ऐसा कैसे हो सकता है कि छात्र हमदर्दी दिखाएं? जो हमदर्दी दिखा रहा है वो किसी कोई टूल किट लेकर चल रहा है, जैसे दिशा रवि, जैसे रेहाना, जैसे बाकी लोग। तो आप किसी के प्रति हमदर्दी नहीं जता सकते। CAA का विरोध करने वाले मुसलमानों के प्रति दूसरे लोग हमदर्दी कैसे दिखा रहे हैं? जरूर षड्यंत्र। तो यह षड्यंत्र का जो पूरा सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिसका मतलब है भारत में जनता के किसी हिस्से से दूसरा हिस्सा हमदर्दी नहीं दिखा सकता, उसके इंसाफ की लड़ाई में खड़ा नहीं हो सकता। बट अपूर्वानंद जी, मैं धीमन जी के पास जाऊं या राकेश जी के पास, का एक सवाल और मेरा आपसे है कि अदालत ने इनको सजा दी, 14 साल तो जेल में रहे, तो जो कुछ भी पनिशमेंट था वो पनिशमेंट इनको मिला। और दुनिया का सारा कानून व्यवस्था ये कहती है कि हर किसी भी अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी हीनियस क्राइम उसने क्यों न किया हो। तो अगर लोगों को लगता है कि इन्होंने 14 साल में अच्छे गुड कंडक्ट का परिचय दिया है, सुधर सकते हैं, तो अगर निकाला जा रहा है तो गलत क्या है? देखिए, इसमें तकनीकी अगर हम बात करें तो उस पर बात पहले हो चुकी है कि तब्दीली आ चुकी थी, और तकनीकी और कानूनी रूप से आप कुछ खास अपराधों के अभियुक्तों को नहीं छोड़ सकते थे। 14 साल उन पर लागू नहीं होता है, यह बात बहुत स्पष्ट है। यह व्यवस्था आ चुकी थी। दूसरे कि यह कोई मामूली बलात्कार नहीं था, मामूली हिंसा नहीं थी। इसको खुद अदालत ने कहा कि यह मानवता के विरुद्ध अपराध था। मानवता के विरुद्ध एक बहुत बड़ी चीज होती है, यानी आप एक व्यक्ति की हत्या कर रहे हो लेकिन दरअसल आप मानवता की हत्या कर रहे हैं। इस अपराध की सजा वही नहीं हो सकती जो किसी एक कत्ल की होगी, 14 साल या उम्र कैद या कुछ और। पूरी दुनिया में आप इस बात को जानते हैं। यानी हमारा रवैया क्या है इस प्रकार की हिंसा के प्रति, यह इससे जाहिर होता है कि हम सजा कैसी दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को सुधरने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन इससे हमारे रवैये का पता चलता है, राज्य के रवैये का पता चलता है कि वह इस अपराध को किस श्रेणी में डाल रहा है। वह इस अपराध को मामूली अपराध बनाना चाह रहा है, वह इस अपराध को एक सामान्य बलात्कार का अपराध या किसी की एक हत्या का अपराध, जबकि हम ये कह रहे हैं कि यह दरअसल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मानवता के विरुद्ध अपराध। जैसे आप जेनोसाइड को कहते हैं, यह एक जेनोसाइडल रेप था, यह जेनोसाइडल किलिंग थी। इन दोनों में बहुत फर्क है, कैटेगरी का फर्क। इसका मतलब हम इसकी गंभीरता को नहीं समझना चाहते। जी बिल्कुल। कविता, आप कुछ इंटरव्यू एक छोटा इसमें मैं बस एक ही बात जोड़ना चाहती हूँ कि जहां तक सुधरने की बात है, अगर ये सुधरे होते तो ये बाहर निकल करके इनको जो है माला पहनाया जाना और मिठाई स्वीकार करना, ये वो ना करते। किस बात के लिए माला, किस बात के लिए मिठाई? जब कोई बलात्कार के अपराध का सजा काट करके कोई निकलता है तो उसके इस तरह की कोई घटना कहीं नहीं होगी जहां पर उसको जो है हीरोज वेलकम मिल रहा है, लेकिन इनको मिल रहा है, इसका मतलब ये सुधरे कहां है? बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।